दोस्तों नमस्कार। मैं विजय चौधरी प्रॉफिट फ्रॉम इट गुड़गांव से H1 रिजल्ट्स की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय एयरटेल के H1 रिजल्ट्स पर चर्चा करें उससे पहले आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। आज हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है, IFA इंडिया 2021 ने प्रॉफिट फ्रॉम इट को स्टॉक मार्केट का बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अवार्ड से नवाजा है। ये सब कुछ हमारे गुरु पीयूष पटेल और आप सभी के अथक परिश्रम और विश्वास के कारण संभव हो पाया। चलो अब देखते हैं कि भारतीय एयरटेल किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। तो दोस्तों, भारतीय एयरटेल टेलीकॉम इंडस्ट्री से है। इस इंडस्ट्री की कुछ प्रमुख कंपनियां हैं: जियो, एयरटेल, आइडिया, BSNL इत्यादि। टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग में टेलीकॉम नेटवर्क सेकंड लार्जेस्ट है। इंडिया वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप मार्केट है और इसके पास वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स हैं। 120 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट बन गई है और 11% CAGR ग्रोथ के कारण इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम एडवर्टाइजिंग मार्केट बन सकती है। टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में 100% FDI को ऑटोमेटिक रूट के द्वारा मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक पैकेज बनाया जिसमें रेवेन्यू शेयर को कम किया और लाइसेंस पब्लिक AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को 8% से कम कर 6% करने की सिफारिश की। कैबिनेट ने टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 12,195 करोड़ की PLI स्कीम को मंजूरी दी। चलो तो दोस्तों, अब इसके मार्केट शेयर देखते हैं। इंडस्ट्री का मार्केट शेयर देखें तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें। इंडस्ट्री की लिस्टेड कंपनीज का टोटल मार्केट कैप लगभग 5 लाख करोड़ है। इसमें से अकेले भारतीय एयरटेल का मार्केट कैप 4.5 लाख करोड़ के लगभग और इंडस्ट्री के टोटल मार्केट कैप में 90% का योगदान देती है। इंडस्ट्री की टोटल लिस्टेड कंपनीज और जियो, जो कि रिलायंस का पार्ट है, को मिलाकर उनकी टोटल सेल्स देखें तो 2.5 लाख करोड़ के करीब है। 1 लाख करोड़ के सेल्स के साथ एयरटेल टेलीकॉम इंडस्ट्री के सेल्स में 43% का योगदान करती है। वहीं 90,000 करोड़ की सेल्स के साथ जियो 38% टोटल सेल्स में कंट्रीब्यूट करती है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि एयरटेल की 1 लाख करोड़ की सेल्स उसके इंडिया और अफ्रीका के बिजनेस से आती है। वहीं जियो की 90,000 की सेल्स इंडिया के बिजनेस से ही आती है। अगर हम केवल इंडिया से होने वाले बिजनेस की बात करें तो जियो एयरटेल से ज्यादा बिजनेस करता है। आइडिया 42,000 करोड़ की सेल्स के साथ टोटल सेल्स में 18% का योगदान देता है। अगर इंडस्ट्री की लिस्टेड कंपनीज के प्रॉफिट की बात करें तो हम देखते हैं कि सभी कंपनीज लॉस करती हैं सिवाय रेलटेल के। रेलटेल इंडियन रेलवेज को सेवाएं प्रदान करती है, इस तरह उसका मोनोपोली बिजनेस है, पर उसका ऑपरेशनल एरिया एक लिमिटेड दायरे में है जो कि ज्यादातर रेलवे तक ही सीमित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन कंपनीज की, इस इंडस्ट्री की कंपनियों की ग्रोथ देखें तो हम पाएंगे कि जियो 43% CAGR से ग्रो कर रही है, वहीं रेलटेल 16% से और आइडिया 3% से और एयरटेल 1%। आइडिया का 3% ग्रोथ आइडिया और वोडाफोन के विलय के कारण है। आगे इनका क्वालिटी एनालिसिस करें तो पाएंगे कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें। नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी मैनेजमेंट सेल्स का कितना परसेंटेज प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकती है। यहाँ हम देखते हैं कि सभी कंपनीज का नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव है सिवाय रेलटेल के। आगे रिजर्व वर्सेस डेट देखें तो हम पाते हैं कि ये इंडस्ट्री हाई डेट बर्डन वाली है। रिजर्व की बात करें तो एयरटेल और रेलटेल को छोड़कर बाकी सभी का रिजर्व नेगेटिव में है। तो चलो दोस्तों, अब भारतीय एयरटेल के पास और प्रेजेंट बिहेवियर का एनालिसिस कर उसके फ्यूचर बिहेवियर को जानने की कोशिश करें। सबसे पहले उसकी सेल्स को देखें तो ये भारतीय एयरटेल 2009 में 37,000 करोड़ की सेल्स करती थी, वहीं 2021 में 1 लाख करोड़ की सेल की, यानी 12 सालों में 9% CAGR से ग्रो किया और 3 गुना सेल्स को बढ़ाया। यहाँ ये बात गौर करने की है कि पिछले 7-8 वर्षों में इंडस्ट्री में बुरे दौर के वजह से सेल्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई। वहीं वर्ष 2017, 18, 19 में सेल्स में डी ग्रोथ भी देखने को मिली, मगर 2012-20 से इस डी ग्रोथ में बेंड ऑफ ट्रेंड देखा,
ये सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए इस इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव स्टेप्स के कारण संभव हो पाया। इसी के साथ कोरोना के बाद ज्यादातर बिजनेस और काम करने का तरीका ऑनलाइन हो गया। कारण से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में टेलीकॉम इंडस्ट्री की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। वहीं अगर शॉर्ट टर्म ग्रोथ की बात करें, H1 2022 की सेल्स का H1 2021 की सेल्स से कंपैरिजन करें तो हम पाते हैं कि जहां H1 2021 में 48,000 करोड़ की सेल्स की, वो बढ़कर H1 2022 में 55,000 करोड़ हो गई, यानी 14% CAGR से ग्रो किया। यह भी इस बात की पुष्टि करती है कि इस इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ रही है। अगर सेगमेंट सेल्स देखें तो हम पाते हैं कि भारतीय एयरटेल की सबसे अधिक सेल्स इंडिया से आती है और उसके बाद अफ्रीका से। EBITDA यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी या ऑपरेशनल प्रॉफिट को दर्शाती है, तो यहाँ हम पाएंगे कंपनी का हेल्दी EBITDA और EBITDA मार्जिन है। H1 2021 में इसका EBITDA मार्जिन 43% था, वहीं ये बढ़कर H1 2022 में 49% हो गया, यानी ईयर टू ईयर 12% ग्रोथ किया। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो हम देखेंगे कि जहां बाकी कंपनीज लॉस करती हैं, वहीं एयरटेल ने बुरे समय में भी लॉस नहीं किया। एयरटेल ने सिर्फ 2020-21 में लॉस किया है, जो कि कैपेक्स के कारण हाई डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की वजह से है। इसके साथ अगर H1 2022 और H1 2021 के प्रॉफिट को कंपेयर करें तो देखेंगे कि H1 2021 में जहां 15,000 करोड़ का लॉस था, वहीं H1 2022 में कंपनी ने 3,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। रिजर्व को देखें तो जहां इसका रिजर्व 2009 में 21,000 करोड़ था, वह 2020 में बढ़कर 74,000 करोड़ हो गया, पर 2021 में वो गिरकर 56,000 करोड़ रह गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने आने वाले सुनहरे समय को देखते हुए कैपेक्स किया। उसके फायदे इन्हें जल्द ही आते हुए दिखाई देंगे। यही बात मेजर कॉस्ट भी दर्शाती है। इसमें देखें तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा खर्चा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की वजह से हुआ। ये सब कैपेक्स के कारण है और आने वाले समय में ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, तब इसके प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन दोनों ही अच्छे बढ़ेंगे। डेट टू इक्विटी देखें तो पाएंगे कि ये एक हाई डेट बर्डन वाली कंपनी है। इस वजह से इसका ICR भी बहुत कम रहता है, पर इसमें भी देखें तो धीरे धीरे सुधार देख रहे हैं। जहां H1 2021 में 1 का ICR यानी इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी थी, वहीं H1 2022 में बढ़कर 1.4 हो गई, यानी 39%, और आने वाले समय में ये और सुधरेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, हम देखते हैं 2011 और 2021 में किसके पास कितना हिस्सा था। तो इसमें हम पाते हैं कि 2011 में प्रोमोटर्स के पास 68% था, जो 2021 में घटकर 56% रह गया। वहीं म्यूचुअल फंड्स ने भरोसा जताते हुए अपना हिस्सा 3.5% से बढ़ाकर 11.5% कर लिया, और FPI ने भी अपना हिस्सा 17% से बढ़ाकर 20% कर लिया। रिटेल का हिस्सा लगभग कांस्टेंट ही रहा। ARPU यानी रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो H1 2021 में 143 था, वो H1 2022 में बढ़कर 153 हो गया। इससे भी आने वाले समय में इनके रेवेन्यूज बढ़ने वाले हैं। शॉर्ट टर्म ग्रोथ की बात करें तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि H1 2022 में इसके सेल्स 15% से बढ़ेंगी और प्रॉफिट 116% से। जब रिजल्ट आया तो हमने देखा कि इसके सेल्स 14% से बढ़े और प्रॉफिट 119% से, यानी जैसा सोचा था वैसे ही रिजल्ट आए। इस ट्रेंड को देखते हुए हम साल के अंत तक एक्सपेक्ट करते हैं इसकी सेल्स 11% से बढ़ेगी और प्रॉफिट 150% से। लॉन्ग टर्म में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी ग्रोथ 12 से लेकर 15% तक हो सकती है, पर कंजर्वेटिव व्यू लेते हुए हम 12% ही कंसीडर करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसकी सेल्स 1 लाख करोड़ की थी और इसने 12,000 करोड़ का लॉस किया। वहीं H1 2022 में इसने 55,000 करोड़ की सेल्स की और 3,000 करोड़ का प्रॉफिट। फाइनेंशियल ईयर 2021 में EPS -27.65 था, जो अब सुधर कर
ट्रेलिंग ईपीएस अब इसका 5.53 हो गया है और प्रॉफिट मार्जिन 5.5% हो गए। साल के अंत तक हम उम्मीद करेंगे इसका ईपीएस और मार्जिन 6 के आसपास के तो जरूर रहेंगे। इस ट्रेंड को देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंत तक इसकी सेल्स 1,12,000 करोड़ के करीब होगी और प्रॉफिट 6,000 करोड़। वहीं 2025 तक इसकी सेल बढ़कर 1,60,000 करोड़ और प्रॉफिट 9,000 करोड़ हो सकती है। 2030 में इसकी सेल 3 लाख करोड़ के पास और प्रॉफिट 15,000 करोड़ के पास होगी। यह सब देखते हुए इन्वेस्टर्स काफी बुलिश हैं, इसलिए इसका प्राइस लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। इसमें अभी करंट मार्केट प्राइस 742 का है। इसकी फेयर वैल्यू इसके पास्ट फंडामेंटल्स के हिसाब से 400 के पास आती है। किसी भी कारण इसका प्राइस 500 से नीचे आए तो हम इसे खरीद सकते हैं। 2025 में इसकी फेयर वैल्यू 600 और 2030 तक 1,000 के करीब उम्मीद करते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि हम इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर काफी बुलिश हैं, जिसके वजह से आने वाले समय में इसकी फेयर वैल्यू में भी बढ़ोतरी होगी और हम उसको आने वाले रिजल्ट्स के हिसाब से फिर दोबारा से रीएडजस्टमेंट करेंगे। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो हम देखते हैं कि टेक्निकली इसका शॉर्ट टर्म टारगेट 800 का है और सपोर्ट 500 पर है। जब भी इसमें प्राइस 500 के करीब आए तो हम खरीद सकते हैं। क्लोजिंग थॉट्स, फाइनली हम कह सकते हैं कि जियो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, पर जियो में इन्वेस्ट करने के लिए हमें रिलायंस इंडस्ट्री में निवेश करना पड़ेगा, जिसमें जियो के अलावा और भी बिजनेसेस हैं। अगर हमें सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में ही निवेश करना है तो एयरटेल ही विकल्प रह जाता है। एयरटेल के फेवर में इस सेक्टर की ग्रोथ और गवर्नमेंट इनिशिएटिव हमें भरोसा दिलाते हैं कि हम इस सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए। एयरटेल ने गाइडेंस भी दिया है कि 2025 तक वे उम्मीद करते हैं कि उनका आरपू 200 हो जाएगा। साथ ही इन्हें 4 साल के मोरिटोरियम का फायदा भी मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है। जिन सभी कंपनियों को अगले 10 साल में 2031 तक अपने सारे बकाया पैसा है गवर्नमेंट का वो जमा करना है, हर साल थोड़े थोड़ा अमाउंट देके। पर इन्हें एक राहत दी है कि जो भी मोरिटोरियम का फायदा उठाना चाहें वो 4 साल का पीरियड कुछ भी नहीं पैसा देंगे और बाकी 6 साल में वो अब पैसा उतना अपना देंगे। इसकी वजह से भी इसकी सेल्स और प्रॉफिट में अच्छा उछाल मिलेगा। मगर इस इंडस्ट्री की पास्ट प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमारा मानना है कि भारती एयरटेल में अपने पोर्टफोलियो का हमें 1% हिस्सा ही इन्वेस्ट करना चाहिए। डिस्क्लेमर, ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप स्वयं अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें बिफोर बाइंग और सेलिंग ऑफ इक्विटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।